हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट में पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की यानी कि ये क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। इस क्लास के अंदर आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना आप लोग ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो एसआरसी 10, जिसके बाद में आपको 20% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। आज का सेशन बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, छोटी छोटी खबरें हैं, ज्यादा नहीं है। और संडे है तो एडिटोरियल और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आया नहीं है। तो चीता जो है नामीबिया से भारत लेके आ गया है। 1954 के अंदर भारत से चीता को ऑफिशियली कह दिया गया था कि चीता भारत से एक्सटिंक्ट हो चुका है, भारत में चीता नहीं थे। जिसके बाद में भारत सरकार द्वारा 2010 से कोशिश की जा रही थी कि हम लोग चीता को भारत के अंदर लेके आए। इस दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़े अड़ंगे लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया था चीता को इंपोर्ट करने का भारत के अंदर, फिर वापस से अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जिसके बाद में अभी 2022 के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चीता जो है वो भारत के अंदर आ चुके हैं फ्रॉम द अफ्रीका। और ये चीता जो भारत के अंदर लेके आए गए हैं ये कुनो नेशनल पार्क के अंदर लगाए गए हैं। लगभग 8 चीता जो है वो भारत के अंदर आए हैं, जिसमें से 5 जो है वो महिला है। इसके बाद में कुनो नेशनल पार्क भारत के अंदर एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क बन चुका है जहां पर आपको चीता, टाइगर और लॉयन तीनों मिल जाते हैं। मतलब तीनों जो बड़ी कैट की स्पीशीज है वो तीनों यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो चीता लाया गया है ये नामीबिया से एग्रीमेंट करके लाया गया है। अब कोई अफ्रीका का मैप दिख रहा होगा, अफ्रीका के अंदर यहां पर ये नामीबिया दिख रहा होगा। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक और यही नामीबिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा नमीब डेजर्ट। इसके पास में आपको बोट्सवाना दिख रहा होगा। बोट्सवाना जो है यहाँ पर आपको कालाहारी डेजर्ट मिलता है। यहाँ पे कालाहारी बुशमैन करके ट्राइब्स रहती है। ठीक है, इन दोनों चीज को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना मैप बेस में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर जो चीता था वो एशियाटिक चीता था। अफ्रीका के अंदर जो चीता है वो अफ्रीकन चीता है। भारत के अंदर जो अभी लेके आए गए चीता है यानी कि वो क्या है, अफ्रीकन। इसके पहले जो भारत के अंदर चीता हुआ करते थे 1954 तक, वो एशियन चीता थे। तो उन दोनों में क्या अंतर है देखो, बहुत बारीकी में नहीं जाना है। वैसे तो हाइट वाइट का भी अंतर है पर इतनी बारीकी में यूपीएससी का ही पूछेगा नहीं। अब आपको कलर का एक बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये गोल्डन कलर है, ठीक है, यहाँ पर गोल्डन ब्राउनिश कलर है। वैसे ये डिफरेंस नहीं पूछता है पर फिर भी अपने दिमाग में ध्यान होना चाहिए कि यार एक एशियाटिक चीता हुआ करता था और अभी जो चीता आया है वो कौन सा है, अफ्रीकन चीता है। ठीक है, एशियाटिक चीता अभी कहां पाए जाते हैं तो अभी ईरान के अंदर पाए जाते हैं। भारत एशियाटिक चीता ईरान से ले सकता था पर ड्यू टू सम डिस्प्यूट हम लोग ये चीता जो है वो ईरान से ना लेते हुए अफ्रीका गए और अफ्रीका से चीताओं को लिया है। नामीबिया से चीता जो है वो लिए गए। ठीक है, इसके अलावा चाइना ने फिर से लश्कर के कमांडर साजिद मीर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटी 1267 से कोशिश की है कि आतंकवादी घोषित ना करने दिया जाए। देखो 1267 कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है, वो कमेटी है जो किसी भी आतंकवादी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करती है, किसी भी आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करती है। तो इससे होता क्या, इससे होती बहुत सिंपल सी चीज है। देखो यार एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवादी घोषित होगा तभी तो दूसरे देश उसको आतंकवादी मानेंगे। और भारत अगर क्लेम करेगा कि ये आतंकवादी है, ये अभी पाकिस्तान के पास में है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्या पता लगेगा कि अच्छा पाकिस्तान आतंकवादी को सपोर्ट करता है। अभी भारत कह रहा है कि यार वो व्यक्ति पाकिस्तान के पास में है, तो दुनिया कह रही है क्या ही मतलब है तो है, वो आतंकवादी थोड़ी है। अब जब तक इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा उसे आतंकवादी नहीं घोषित किया जाएगा तब तक इंडिया के क्लेम स्ट्रांग नहीं होते। साथ में अभी आपको पता होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की बात की जा रही थी। उस दौरान में भारत ये बताना चाहता है कि देखो आप ग्रे लिस्ट से निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पहले भी निकाला था, पर पाकिस्तान की हरकतें अभी तक सुधरी नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें साजिद मीर की, तो ये साजिद मीर है कौन? साजिद मीर भारत के अंदर आतंकवादी घोषित है, साजिद मीर अमेरिका के अंदर आतंकवादी घोषित है। भारत और अमेरिका दोनों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के अंदर यही कहा कि ये आतंकवादी है,
पर चाइना ने इसे फिर से ब्लॉक कर दिया। साजिद मीर ये वही व्यक्ति है जिसने $5 मिलियन, जिसके ऊपर $5 मिलियन जो है वो इनाम रखा गया जिसके सर के ऊपर अमेरिका के अंदर, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर इसने 26/11 का अटैक कराने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इसका, है ना। इसी का काम था अजबल कसाब जैसे लोगों को ट्रेन करना और भारत के अंदर किलिंग करवाना मुंबई के अंदर। यही वो व्यक्ति था जिसने अटैक किए थे दानिश न्यूज़पेपर पे, मतलब करवाए थे, इसने नहीं किए थे, इसने करवाए थे। साथ में ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी इसी ने अटैक कराए थे, ठीक है। वर्जीनिया पेंटबॉल जिहाद केस के अंदर भी इसी का नाम जो है वो सामने आया था। इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारे चीजों को इसने अंजाम दिया है और इसको आतंकवादी घोषित करना काफी ज्यादा जरूरी था। ऐसे केस में यहाँ पर चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है तो उसने वीटो पावर का प्रयोग कर लिया है। ये क्लियरली चाइना के डबल स्टैंडर्ड है। रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट आए और आके क्या बोल दिए भैया, आगे बोले कि देखो यार जितने भी आतंकवादी संगठन है उनके ऊपर हमको रोक लगानी चाहिए, टेररिज्म के ऊपर हमको रोक लगानी चाहिए, टेररिज्म को हमको कंट्रोल करना चाहिए। 8 देशों के साथ सामने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 परमानेंट मेंबर और दूसरे 7 मेंबर जिसके अंदर 3 एसोसिएटेड थे, 4 जो है वो इन्वाइटेड थे, टोटल 15 मेंबर्स के सामने ये बात करी थी। और अभी क्या कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं नहीं ये तो आतंकवादी नहीं है, टेक्निकल होल्ड लगा दिया। इसके पहले भी ये चीज करी है अब्दुल रऊफ असगर इसी साल, इसे ही भारत और यूएस ने जॉइंट रिजोल्यूशन लेके आया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी के अंदर, जिसके अंदर इसको भी आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की गई थी। ये भी जैश ए मोहम्मद से है और मशहूर अजहर जो है वो उसका भाई है। इसे भी आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की गई पर चाइना ने यहाँ पे टेक्निकल होल्ड लगा दिया। टेक्निकल होल्ड लगाने का मतलब क्या है, टेक्निकल होल्ड लगा किसी रिजोल्यूशन के ऊपर लगा दिया जाता है तो अगले 6 महीने तक वो रिजोल्यूशन वापस नहीं लाया जाता। मतलब जैसे इंडिया अगर कोई रिजोल्यूशन लेके आया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना ने कहा कि टेक्निकल होल्ड मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं, और जब टेक्निकल होल्ड लग जाता है ना तो फिर अगले 6 महीने तक वो रिजोल्यूशन वापस नहीं लेके आया जा सकता। तो ये चीज हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके पहले मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की भारत ने बहुत कोशिश की, बड़ी मुश्किल से जाकर ये मसूद अजहर जो है वो चाइना के भी वोट के द्वारा आतंकवादी घोषित हुआ था, ठीक है, 5000 लग गए थे। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड के ऊपर मिसाइल सिस्टम लगाया जाएगा आईएनएस विक्रांत पे। पहली नजर में आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगी लाइन बाय लाइन। आवश्यकता ही नहीं है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं पढ़ना होती है कि आईएनएस विक्रांत, पता है आईएनएस विक्रांत क्या है, किस तरीके से बढ़ना है, आईएनएस विक्रांत का महत्व क्या है, कि आईएनएस विक्रांत जो है वो भारत के अंदर बनाया गया एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये भारत के अंदर इंडिजिनाइजेशन जो है वो प्रमोट कर गया है ना, इंडिजिनस प्रोडक्ट को डेवलप कर पाए हैं हम लोग। साथ में इंडिया के अंदर यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा फ्यूचर में भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। ये भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। साथ में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के यहाँ पर 2 बॉर्डर है, मतलब एक लंबी सी ओशन के ऊपर बॉर्डर है, मरीन बॉर्डर्स है, ठीक है, ये 7516 किलोमीटर के आसपास की है, जिसके बाद में भारत को अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मिनिमम चाहिए। अभी तक एक था, अभी दूसरा आ गया है, तो वो भी हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में भारत अगर इसको इंपोर्ट करता तो बहुत ज्यादा पैसे लगते, तो हम लोगों का इंपोर्ट बिल जो है वो कम हुआ इस चीज की वजह से। तो काफी इंपॉर्टेंट था आईएनएस विक्रांत इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम, है ना। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिक्योरिटी के अंदर कि भारत के इंडिजिनस रीसेंट सिक्योरिटी प्रोग्राम की वजह से किस तरीके से भारत के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनाइजेशन इन द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना कई सारे एग्जाम्पल के अंदर आईएनएस विक्रांत को भी कोट कर सकते हो, आप ब्रह्मोस को भी कोट कर सकते हो, ठीक है। साथ में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर हम लोग बना रहे हैं,
उनको कर सकते हो। अग्नि मिसाइल सिस्टम, ये भी इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम से और क्या होता है, इससे इंडिजिनाइजेशन से क्या होता है, तो इंडिजिनाइजेशन से सबसे पहले तो देखो यार इम्पोर्ट बिल कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि यार जो सामने वाला दुश्मन है उसके अंदर डिटरेंस क्रिएट होता है। अगर हम लोग कोई सामान बार बार इम्पोर्ट कर रहे हैं तो सब लोगों को पता है कि भैया उस सामान के अंदर खासियत क्या है, हम लोग वो डिटरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। अगर हम लोगों ने हमारे इक्विपमेंट हमारे देश के अंदर बनाया तो फिर क्या हो जाता है, इंडिजिनाइजेशन की वजह से डिटरेंस क्रिएट हो पाता है ना। साथ में एक अच्छी कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है भारत के अंदर। साथ में अभी हम लोग जो डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं, अगर रशिया से लेते हैं तो वो मेनली डेवलप है रशिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन बहुत अलग है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, और हम लोग मतलब भारत के सैनिक ना बहुत डाइवर्सिफाइड सीमाओं के ऊपर लड़ाई करते हैं। उत्तर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ठंडे इलाकों में लड़ाई भी करते हैं, तो राजस्थान के रेगिस्तानी गर्म प्लेन वाले इलाकों के अंदर भी हम लोग लड़ाई करते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जंगल वाली जगहों के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर भारत के सैनिक जो है वो ड्यूटी देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड रूप से भारत के सैनिक काम करते हैं, और हम लोग को जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो इंडिया की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग डिफेंस जो है वो बना सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिजिनाइजेशन के लिए। भारत नेट डिफेंस प्रोवाइडर बनना चाहता है, उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिजिनाइजेशन। पर हमारे यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन के अंदर कमियां क्या, तो हमारे यहाँ पर अगर भारत के अंदर देखोगे तो वो कैपेबिलिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है इंडिजिनाइजेशन के लिए, क्योंकि भारत के अंदर अभी भी R&D जो है वो इतने लेवल पे नहीं हो पा रहा है। दूसरी कैपेसिटी कम है, मतलब जो हम लोगों के इक्विपमेंट है वो डिटरेंट ही नहीं है जिससे सामने वाला डर जाए, ठीक है। मतलब जो डिटरेंस होनी चाहिए वो हम लोग कई बार क्रिएट नहीं कर पाते हैं। हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट को बनाने की प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, मतलब प्रोसेस अलाउ करते करते ही आधा समय लग जाता है कि डेफ जो है वो मंजूरी देगा, फिर ये मंजूरी देगा, वो मंजूरी देगा, जिसके बाद में आप डिफेंस का इक्विपमेंट बनाना शुरू करते है ना, प्रोटोटाइप के बाद। तो वो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो डिले हो जाता है। अब डिले होने की वजह से क्या होता है, आप सोचो 5 साल पहले मैंने इक्विपमेंट बनाया, वो आज के समय पे उतना खतरनाक रहेगा क्या, वही दिक्कत है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। क्या मिसाइल अभी लगाई है, क्या नहीं लगाई है, 45 से 60 दिन लगेंगे लगाने में, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आर्टिकल नॉट रिलेवेंट है, बस INS विक्रांत क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसके अलावा अभी रिसेंटली काफी ज्यादा खबरों में रहा है चाइल्ड वेलफेयर पैनल मेंबर। इन सबके पहले देखो यार, कल GS2 का पेपर आया है, ठीक है, पेपर जरूर से देख लो, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था कि यार GS2 के अंदर GS2 GS1 दोनों के पेपर हैं। GS1 के अंदर वही टॉपिक जो हर बार आते हैं, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन 3 आ गए इस बार, फिर से इस बार 3 आ गए। इस बार भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आर्ट एंड कल्चर के अंदर आर्किटेक्चर वाले पार्ट से हर बार मैं कहता हूँ क्वेश्चन आना फिक्स है, आता ही है, पढ़ के जाओ इसको, ठीक है। पेंटिंग वगैरह से ज्यादा नहीं आते, आर्किटेक्चर से फिक्स आते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर। सेकंड, मॉडर्न हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चन जो है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पूरी स्पेक्ट्रम में इंपॉर्टेंट है, पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ लो या बिपिन चंद्रा पढ़ो ही सही, ठीक है। इन दोनों में से कोई सी भी एक किताब उठाओ, बार बार पढ़ो, ठीक है। स्पेक्ट्रम के अंदर जो सवाल देखने को मिले हैं हर इस बार UPSC ने वो मिथ तोड़ा है। हर बार लोगों को लगता है कि अरे नहीं, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से ज्यादा पूछे जाते हैं, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से इतने नहीं पूछे जाते हैं। इस बार ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए कि बताओ ब्रिटेन की आर्मी और इंडिया की आर्मी दोनों के अंदर इंडियन लोग ही काम कर रहे थे, तो ब्रिटेन की आर्मी ने कैसे इंडियन को हरा दिया, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो है वो ज्यादा पूछी गई हैं। भारत के अंदर मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी के अंदर फेमाइन के कारण क्या थे, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के समय का ही टाइम है ये, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट का इशू है, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए जहां से हर बार क्वेश्चन आते नहीं थे, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर फिर से वही टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसा खास मेरे को नया मिला नहीं है ना, मतलब सेम ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हुए, ठीक है। इसके अलावा फिर GS2 के अंदर आओगे तो GS2 के अंदर भी वही टॉपिक, फेडरलिज्म से क्वेश्चन है ना। एक वो सुप्रीम कोर्ट वाला था, इन्वायरमेंटल इशू वाला,
वो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था, वो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर बार इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर एक और बॉडी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। क्या इसको पढ़ना होता है क्या? मैंने कभी पढ़ाया क्या आपको? मैं नहीं पढ़ाता हूँ, और ये मैं अभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। ये मैंने लिखा ही भी इसलिए है कि इसको पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी कमेटी वगैरह पूछ रहा है, कोई भी बॉडी पूछ रहा है, तो आप देखो कि वो वही बॉडी पूछ रहा है जो लक्ष्मीकांत के अंदर है। इस बार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पूछ लिया है, उसके पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पूछ लिया है 2020 में, उसके पहले 2018 के अंदर भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पूछा है। अब आप ट्रेंड समझो, 2018 में कमीशन पूछा, 2020 में और 2022 में, 2019, 2021 और 2017 इन दौरान में बॉडी पूछी है। सीएजी को पूछा है, फाइनेंस कमीशन को पूछा है, इन बॉडीज को पूछा है। तो अल्टरनेट के अंदर बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो है वो पूछी जाती हैं, तो उनको देख लेना एक बार। ठीक है, वही सेपरेशन ऑफ पावर के क्वेश्चन पूछे हैं फिर से। ठीक है, वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से एक क्वेश्चन आया है, वो सेम ट्रेंड जो है वो दिखाई दिया है वापस से GS2 के अंदर। तो इन टॉपिक्स को कवर करके रखो अच्छे से। ठीक है, और एनालाइज करके रखो कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, कई सारे लोग ईडी वीडी जमाने भर की चीजें पढ़ रहे हैं, नहीं आवश्यकता यार। केवल इतनी आवश्यकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो पढ़ लो जो लक्ष्मीकांत के अंदर है, वरना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो बनाया, इंस्टीट्यूट ही बनाए हुए हैं, भले ही काम कर रही है नहीं कर रही है, पर बनी तो वही है। ठीक है, तो वो सब पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे CWC क्या करता है, उसको गूगल करके बैठ गए, अच्छा ऐसा करता है, पूछता नहीं है तो छोड़ो, है ना। पूछता बस कौन सी लक्ष्मीकांत वाली है तो वही कर लो। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत, है ना, अब ये जैसे चाइल्ड राइट वगैरह के अंदर ना इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक के, चाइल्ड राइट सोशल जस्टिस के अंदर आप डाल सकते हो, सोशल इश्यूज के अंदर आप डाल सकते हो इन चीजों को। क्या चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत के द्वारा क्या क्या किया जाता है? तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन मॉडल रूल, है ना, अमेंडमेंट एक्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जुवेनाइल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बच्चे को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऐसा बच्चा जो अनाथ हो गया है उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। जो बच्चा होता है उसके द्वारा अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको भी इसी कानून के तहत देखा जाता है। तो इसी कानून के अंदर क्या CWC बनती है। CWC मतलब क्या? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम ये होता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अनाथ है, या किसी को अबंडन कर दिया गया, या किसी बच्चे के सामने बहुत अब्यूज किया गया, या कोई बच्चा ऐसा है जो किसी रोड के ऊपर भीख मांगता है, तो ऐसी कंडीशन में, या फिर कोविड-19 में उसने अपने माता पिता को खो दिया, इन सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसी की है? तो CWC की है। ठीक है, अब होता क्या है कि CWC के अंदर कुछ मेंबर होते हैं, पर इसके अंदर वो मेंबर नहीं होंगे जो फॉरेन फंड लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, या ऐसे NGO से जुड़े हुए हैं जिसके खुद के हित निर्धारित है CWC के अंदर। ठीक है, तो रिसेंटली ये नए रूल्स जो हैं वो निकाले गए। अब ये रूल्स क्या होते हैं? देखो क्या होता है कि यार पार्लियामेंट एक कानून बनाती है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसे कहते हैं डेलीगेटेड लॉ। डेलीगेटेड लॉ का मतलब क्या होता है? एक फ्रेमवर्क। पार्लियामेंट, आप क्या सोच रहे हो, मतलब एक साल में मिलती है, मतलब साल में भर मिलती है, जिसमें 3 अलग अलग सेशंस होते हैं। उसके अंदर आपको सेशन दिखा देंगे, 45-50 दिन ये लोग बैठते हैं ऑन एन एवरेज देखोगे अगर तो। ठीक है, इन 45-50 दिन जिनके अंदर ये बैठते हैं, उसके अंदर बजट भी बन जाता है इनका, उस दौरान में कानून भी बन जाते हैं। अब बजट का समय बहुत बड़ा चले जाता है, बचे हुए पीरियड के अंदर अगर ये लोग कानून बनाने बैठे, आप सोचो कितना ही कानून बना लेंगे। और एक कानून को बहुत ही रिफाइन करने बैठ गए तो फिर तो एक ही कानून बनेगा साल में एक कानून आएगा और अपन वो पढ़ेंगे, अपना सिलेबस छोटा हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। पार्लियामेंट क्या करती है? एक फ्रेमवर्क बनाती है, बताती है ढांचा के क्या करना है। मतलब जैसे आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखा था, उसके अंदर ये बताया हुआ था कि हम लोगों को किनको नागरिकता देना है। कहा गया था कि 6 धर्म के लोग जो कि आसपास के 3 देशों से भारत के अंदर आए हुए हैं, उनको हम लोग क्या देंगे? नागरिकता दे देंगे, है ना। मतलब अगर वो 2014 से भारत के अंदर बसे हुए हैं तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे हम लोग नागरिकता दे देंगे। कह दिया, सुन लिया, हमने मान लिया। पर कैसे देंगे नागरिकता? क्या प्रोसेस होगी? क्या ये इस कानून में था?
क्या ये इस कानून में था कि अगर नागरिकता नहीं दी जाती है तो किस तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा? नहीं, कानून के अंदर ना एक केवल फ्रेमवर्क होता है करना क्या है। अब कैसे करना है उसके लिए अलग से नियम बनाए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। पर ये जो रूल्स होते हैं ना, ये किसी कानून के द्वारा बैक्ड होने चाहिए। तो वो रूल्स जो हैं वो इस तरीके से हम लोग को देखने को मिले हैं। इसके अलावा स्मगलिंग, आपने नाम सुना होगा। देखो यार, समुद्र के अंदर से सी कुकुम्बर या कोरल या फिर सी हॉर्स, पाइप फिश, शार्क, रे, सी शेल, सी फैन, सी टर्टल, इन सब को व्यापार करना, इन सबको ट्रेड करना भारत के अंदर इलीगल है। फिर भी इसे इलीगल रूप से व्यापार किया जाता है, इलीगल ट्रेडिंग की जाती है। भारत के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है एनवायरनमेंट के अंदर, जब भी हम लोग स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने जाते हैं तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं, वो खुद कई बार टारगेट होती हैं। जैसे चिलिका लेक आपको पता होगा, तो चिलिका लेक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है, वेटलैंड के अंदर भी आता है, लगून लेक है। तो चिलिका लेक के आसपास ना मतलब बर्ड्स काफी आती हैं, है ना, पर वहां पर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं बर्ड को मारने के, जबकि वहां पे बर्ड प्रोटेक्टेड। तो भारत के अंदर जो एक इशू है वो ये देखने को मिलता है, और उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है 2015 से 2021 के अंदर जो मरीन स्पीशीज का व्यापार है, इलीगल व्यापार, वो काफी ज्यादा बड़ा है और लगभग 187 इंसिडेंट्स हम लोगों को देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा ये इंसिडेंट्स तमिलनाडु में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर लक्षद्वीप में, फिर कर्नाटक में। इसके अलावा किस तरीके से क्लाइमेट चेंज भारत के मानसून को इम्पैक्ट करता है, तो देखो यार, क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान ही बदल रहा है। तापमान के बदलने के कारण, टेम्परेचर के बदलने के कारण हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बदलना डायरेक्टली मानसून के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, जिसके कारण से एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट देखने को मिलेंगे। जहां पर किसी क्षेत्र के अंदर ड्रॉट आ रहा होगा तो किसी क्षेत्र के अंदर फ्लड आ रहा होगा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंड द रेनफॉल वेरिएबिलिटी, हाउ मानसून पैटर्न हैव बीन बिहेविंग लेट पर्टिकुलरली दिस ईयर। ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको समझना है, क्योंकि कहीं पे ये ज्यादा रेनफॉल दे रहा है तो कहीं पे एकदम सूखा कर दे रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों के अंदर एक्सेस रेनफॉल हुई है, वहीं वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के अंदर पानी गिरा ही नहीं है। मॉनसून के इस बार हवा जो है वो एक्टिव हुई है। रेनफॉल को लेके बे ऑफ बंगाल के अंदर 8% ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं थी, पर बारिश जो है वो उल्टा कम हुई। ठीक है, अगस्त के अंदर लगातार हमको बे ऑफ बंगाल के अंदर डिप्रेशन जो है वो दिखाई दिए, है ना, क्योंकि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है तो समुद्र के अंदर डिप्रेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। समर रेनफॉल इस बार भी हुई, और इस बार जो समर रेनफॉल हुई, बरदोली चेरा करके जो होती है उसके अंदर हम लोगों को, साथ में काल बैसाखी जो बंगाल के अंदर देखने को मिलती है, उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बरदोली चेरा के अंदर बहुत तेज बारिशें हुई, जिसके कारण से आसाम के अंदर फ्लड भी आया। तो समर रेनफॉल जो है वो बहुत खतरनाक इस बार फिर से देखने को मिली है। ठीक है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है। देन देयर इज अनदर थिंग, एक और साइंस एंड टेक के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन मैचिंग इकोलॉजी विद द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। देखो क्या होता है कि हर एक प्रकार की जो इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी मतलब कोई भी प्रकार का जो जानवर होता है, स्पीशीज होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर इकोलॉजी के अंदर काम करती है। इकोलॉजी मतलब आसपास का पूरा सिस्टम, है ना, बायोटिक और एबायोटिक के दूसरे कौन से जानवर पाए जा रहे हैं, है ना, सूरज कैसा है, तापमान कैसा है, ये सब इकोलॉजी आ जाती है। देन बायोडाइवर्सिटी, किसी क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, वहां पर किस प्रकार की स्पीशीज पाई जाएगी, वो इकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा। मानते हो कि नहीं मानते? रेगिस्तान के अंदर जाओगे तो जो पेड़ मिलेंगे उनके अंदर पतली छोटी लीफ होगी, कैक्टस वगैरह मिल जाएंगे। क्या वो कैक्टस आपके घर के बाहर मिल रहे हैं क्या? नहीं, वो रेगिस्तान में ही मिलेंगे, ड्राई रीजन के अंदर मिलेंगे। हर एक इकोलॉजी के अंदर एक सेपरेट बायोडाइवर्सिटी होती है। अब अगर मेरे को ये इकोलॉजी को समझना है कि ये इकोलॉजी किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर हेल्प करती, क्या इकोनॉमी के अंदर हेल्प कर देगी क्या इकोलॉजी? बिल्कुल कर देगी। मैंने जस्ट आपको बताया कि इकोलॉजी चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ए बायोटिक फैक्टर चेंज हो रहे हैं, यानी कि तापमान बदल रहा है,
लाइट बदल रही है, सॉइल का मॉइस्चर बदल रहा है, सूरज बदल रहा है, पानी बदल रहा है, ऐसी कंडीशन में इकोलॉजी बदलेगी तो फिर इकोनॉमी भी बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि इकोलॉजी के बदलने के कारण पेड़ों के उगने का पैटर्न बदलेगा, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से एग्रीकल्चर पैटर्न बदलेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है कि इकोलॉजी को इकोनॉमी से रिलेट किया जाता है, इंटरलिंक किया जाता है। और नई नई, जैसे ये वाली जगह है, यहाँ पर मान लो कि आज सेफ्रन उगा करते थे, पर आपको डर है कि क्लाइमेटिक चेंज के कारण शायद नहीं उगेंगे आने वाले समय में, पर दूसरी जगहों पर इस समय पर वो क्लाइमेट क्रिएट हो जाएगा जो वहां पर सेफ्रन उगा दे और यहाँ पर ना उगाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नई ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको किसी प्लांट से लेके दूसरी जगह से कंपेयर किया जाता है, समझा जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना ज्योग्राफिकली दूर है, कितने तापमान है, पहाड़ी क्षेत्र है नहीं है। ठीक है, उस इकोलॉजी को कंपेयर किया जाता है और समझा जाता है कि यार ये वाला प्लांट जो इस क्षेत्र के अंदर उग रहा है क्या वो प्लांट उस क्षेत्र के अंदर भी उग सकता है, क्या ये क्रॉप जो यहाँ पर उग रहा है क्या वो उस क्षेत्र के अंदर भी उग सकता है। वैसे ही सेफ्रॉन की बात करें तो 90% तक सेफ्रॉन जो है वो ईरान से आता है। भारत जो है 5% तक सेफ्रॉन को उगाता है, यानी कि केसर उगाता है। केसर एक एंटी डिप्रेसेंट के रूप में भी काम करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर देखने को मिलती है। भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेफ्रॉन जो है वो उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर काफी ज्यादा फेमस है। रिसेंटली तापमान बदल रहा है, अब क्लाइमेट चेंज के इंसिडेंट दिखा दे रहे हैं, जिसके कारण से दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी हो सकता है ऐसा तापमान क्रिएट हो गया जिसकी वजह से सेफ्रॉन जो है वो वहां पर भी उगाया जा सकता। तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सारी जगहों के तापमान को विश्व के 449 ऐसी लोकेशन से कंपेयर किया गया जहां पर सेफ्रॉन जो है वो उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बिग डाटा। जिसके बाद में पता चला कि 4200 स्क्वायर किलोमीटर के वो क्षेत्र हैं जहां पर सेफ्रॉन जो है वो उगाया जा सकता है भारत के अंदर, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इम्फाल, मणिपुर और उदगमंडलम और साथ में तमिलनाडु के कई सारे क्षेत्रों के अंदर भी अब सेफ्रॉन जो है वो उगाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर क्लेम किया गया है। तो हम लोगों को ना इस तरीके से और ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए आने वाले एग्रीकल्चर पैटर्न के अंदर चेंजेस को, क्योंकि अगर आज हम लोग एमिशन को रोक भी लेते हैं तो भी ऐसा बताया जाता है कि तापमान लगातार बढ़ेगा और 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा अगर आज हम लोग इमीडिएटली इमिशन कम करते हैं। और अभी वो हो नहीं रहा है, इमिशन जो है वो अभी भी चलता जा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों को आवश्यकता क्या है, क्या जो चेंजिंग एग्रीकल्चर पैटर्न है उसके ऊपर एक क्रिएटेड डाटा जो है वो हम लोगों के पास में रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो दोस्तों, SRC10। साथ में अभी एक टेस्ट होने वाला है, यानी कि स्कॉलरशिप टेस्ट, यानी कि अनअकैडमी का कॉम्बैट होने वाला है। लिंक जो है वो नीचे अवेलेबल है, जाओ जल्दी से कॉम्बैट दो। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।